हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी या बीपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीटी से रिलेटेड, है ना। तो कल मैंने जो क्वेश्चन डील किया था वो हिस्ट्री से किया था और हिस्ट्री में आपको मालूम था कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को मैं सॉल्व नहीं कर सका था बिकॉज टेक्निकली क्या हुआ था कि वीडियो बंद हो गया था। तो मैंने दोबारा वीडियो उसका नहीं बनाया, तो आज मैं उसको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन था कल का, तो उसका आंसर होगा क्लाइव एंड वाटसन। क्लाइव जो था वो नेतृत्व कर रहा था उस युद्ध का, जो कलकत्ता का युद्ध हो रहा था और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और वाटसन क्या कर रहा था कि क्लाइव का मदद कर रहा था। एक तो ये हुआ, और दूसरा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 वो था अलीनगर की संधि, है ना। अलीनगर असल में क्या है कि कलकत्ता का ही नाम अलीनगर था जिसका नाम सिराजुद्दौला ने बदल करके अलीनगर कर दिया था, तो उसी को हम लोग अलीनगर कहते हैं। तो ये दो उत्तर थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी का है। डे 1 में भी हमने इंडियन पॉलिटी लिया था, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स का किया था प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद हिस्ट्री का, और आज फिर से वापस हम इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखेंगे आज एक क्वेश्चन होगा आपका, जो चैप्टर है वो है केंद्र और राज्य संबंध। एक उधर से क्वेश्चन हम लेंगे और दूसरा लेंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे हम, तो पहला मैंने क्या चैप्टर बोला, द फर्स्ट चैप्टर द नेम इज यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, है ना। और दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा किधर से, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मतलब कि यू हैव टू थिंक अबाउट द बिलो स्टेटमेंट। वन इज, इसकी स्थापना भारत का राष्ट्रपति करता है। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद जो है, पूछ रहा है आपसे कि आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर यह है। दूसरा है कि क्या यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे आर्टिकल 324 की अगर बात करेंगे तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। आरबीआई इज द नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया जो सदन होता है, जो ये निकाय होते हैं, बॉडी होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उसको हम लोग वैधानिक, विधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा संविधान में जिसके बारे में व्याख्या किया गया, जिसके बारे में बताया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्या यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि क्या इस अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र जो है वो मेंशन है, वो आपका संविधान में किया गया, इसका आपको उत्तर देना है। तीसरा इसमें क्या है, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए क्या अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा दिया गया निर्णय जो होता है, जो फैसले जो होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, इज दैट बॉन्डेड, इज दैट कंपल्सरी। तो ये 3 बातें आपको बताने हैं। फिर से अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा, यह एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। जवाब आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना है। 1 और 2 सही होगा, है ना। 1 और 2 सही होगा, या तो केवल 2 सही होगा, या तो 1 और 3 सही होगा, या तीनों सही होगा, 1, 2, 3। वीडियो को पॉज कर करके आप जवाब सोचेंगे और उसके बाद अपने उत्तर जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप दे दें, इसका क्या सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में, है ना, निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। फिर से पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, कौन सा से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, है ना, कौन मंडल, निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। पहला मतलब कि यू हैव टू टेल मी दैट कौन जो है इलेक्टोरल बॉडी, निर्वाचक मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉडी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो होगा कि प्रेसिडेंट के, किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉडी होगा। ठीक है,
और उसमें से आपका एक ऑप्शन क्या है, निर्दलीय रूप से निर्वाचित संसद सदस्य। निर्दलीय रूप से निर्वाचित संसद सदस्य, तो निर्दलीय रूप का मतलब क्या होता है कि जो बिना किसी पार्टी के जो है इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ते हैं उसको हम लोग निर्दलीय रूप से निर्वाचित संसद सदस्य कहते हैं। दूसरा है राज्यों के विधान परिषद। विधान परिषद को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्यों के यानी कि स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड सदस्य। तीसरा है राज्यों के राज्यपाल। तो ये तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन निर्वाचक मंडल, या सीधा सीधे जवाब ये देगा इनमें से कौन राष्ट्रपति को चुनने में भागीदार होगा, है ना। तो ये दो प्रश्न हैं, इसका उत्तर आप वीडियो पॉज करके अपने उत्तर को कमेंट्स बॉक्स में दें, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, तो चूंकि मैं क्वेश्चन को डिलीट इरेज करूंगा, है ना, और आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके और अपने इस प्रश्न को जो है सो नोट कर लीजिए। सॉरी, इसका जो उत्तर होगा, पहले वाले का मैं उत्तर दे देता हूं कि इसका ए होगा आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन होगा? ए होगा, ठीक है। और इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राज्यपाल इसमें और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते, तो केवल एक होगा, है ना, यानी कि बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसको लेकर। तो हमें यह देखना है कि जो उत्तर आया, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए कैसे आया इसको देखा जाए, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका आंसर बी कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि ये क्लियर हो गया कि इसकी स्थापना भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सवाल अगर आपसे कल को कर देगा कि क्या कोई राज्य स्टेट करेगा इसकी स्थापना, या कोई अन्य कोई बॉडी, जैसे एक हमारा बॉडी है दैट इज कॉल्ड एनडीसी, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, एनडीसी। तो ये एनडीसी जो है सो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, राज्य विकास परिषद। तो इसका तो कोई संविधान में हमारा जिक्र नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि संविधान में ये बताया गया है कि इसकी स्थापना जो करेगा अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना करेगा, अंतर्राज्यीय परिषद को अंग्रेजी बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। और जो सस्पेंस है वो क्लियर कर दिया जाए, तो वो है आर्टिकल 263। कैसे आखिर हम बताएंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय है? दूसरा जो ऑप्शन आपका है 2 में कि यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जगह पर, संविधान में किस जगह पर इसका जिक्र है? तो वह है अनुच्छेद 263, आर्टिकल नंबर 263 में बताया गया है इसके बारे में अंतर्राज्यीय परिषद में, ठीक है। तीसरा जो है इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब जब बाध्यकारी नहीं होगा तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। नेचर का मतलब जो आप बताएंगे प्रकृति, है ना। देखिए जितने भी बॉडी होते हैं उनकी अपनी एक प्रकृति होती है। प्रकृति इन द सेंस ये होगा कि जैसे आरबीआई अगर है ना, तो आरबीआई जो है तो उसका एक प्रकृति क्या होगा? रेगुलेट करने का नियामक संस्था होता है। और बैंकों का क्या करता है? कंट्रोलर है वो, है ना, नियामक, नियम बनाने वाला, तो उसका नेचर है। उस तरह से सेबी क्या है? तो सेबी क्या होगा? ये भी एक नियामक है ना। और दोनों में समानता क्या है कि ये वित्तीय नियामक है, यानी कि इनमें बिहेवियर जो होगा, इनका जो प्रकृति है वो फाइनेंशियल है, वित्तीय है। उसी तरह से अगर आपसे कुछ और बॉडी के बारे में अगर पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आसियान कैसी बॉडी है, तो एक रीजनल बॉडी है ना। उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद कैसा है, तो एडवाइजरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है, मतलब नेचर के हिसाब से। देखिए दो तरह का बॉडी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक बॉडी कहने का मतलब ये है कि संविधान में उसके जिक्र के हिसाब से
कौन सा बॉडी होगा, जैसे आरबीआई जो है सो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से वो एक विधिक निकाय होगा, लेकिन संसद में संविधान में जिक्र के हिसाब से अंतर्राज्यीय परिषद जो होगा वो क्या होगा, संवैधानिक होगा। लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, काम जॉब के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जॉब के हिसाब से इसका जॉब क्या है, तो एडवाइजरी बॉडी होगा, जबकि आरबीआई क्या होगा, वो एक फाइनेंशियल बॉडी होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो ये एडवाइजरी बॉडी है। तो एक और प्रश्न का जवाब आपको प्रकृति से अगर क्वेश्चन करेगा तो आप वो भी जवाब दे सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये हो गया आपका क्लियर। और ये क्या बोल रहे हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं तो एडवाइजरी होते हैं। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके उठेंगे, क्योंकि जब बात निकल गया है तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसका ये मतलब नहीं होगा केवल वो एक दो क्वेश्चन तक ही सीमित होगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो जब हम एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम हम 10 प्रश्नों का उत्तर इधर से हम लेकर के निकलेंगे, है ना। चूँकि प्लान मेरा रहता है कि 10 मिनट का वीडियो बनाने का, 10 से 15 मिनट का, लेकिन हो नहीं पाता है, वो आधा घंटे में चेंज हो जाता है ना, चूँकि बहुत सारी चीज़ों को एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रश्न आपसे किया जा सकता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ये किया जाएगा कि इसके सदस्य कौन होंगे। क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इसके सदस्य कौन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आपको और भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने दिया तो वो ठीक है, लेकिन केवल यहाँ तक सीमित तो रहेगा नहीं। तो देखेंगे सदस्य के जहाँ तक बात होगा तो इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक कौन होंगे, पीएम हमारे होंगे, और इनके द्वारा 6 नॉमिनेटेड क्या होंगे, 6 नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, 6 नॉमिनेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और कौन होंगे, तो सीएम ऑफ द स्टेट्स होंगे, है ना, और यूटी भी होंगे, यानी कि जहां भी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के भी जो है सो सीएम इसके सदस्य होंगे। और जहां जिन यूटी में जहां सीएम नहीं होंगे तो वहां के प्रशासक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेंगे, यहाँ के प्रशासक यहाँ पर करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो प्रशासक होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप के जो यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक होंगे वो इसके सदस्य होंगे, है ना। दिल्ली पौंडीचेरी, चूंकि यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या विधानसभा है, और विधानसभा है तो सीएम भी है, तो इसलिए जो है वहाँ के सीएम के पार्टिसिपेट होंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि 6 एक पर पीएम होंगे, 6 नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, सीएम ऑफ द स्टेट्स होंगे, और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो अब एक और प्रश्न फिर यहाँ से निकल करके ये आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पीएम, अगर मान लीजिए कि पीएम नहीं है, कहीं पर चले गए हैं और इसकी स्थापना क्या अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसकी बैठक हो रही है, तो कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। तो पीएम जिनको बोल करके जाएंगे जिस कैबिनेट मिनिस्टर को, तो वो क्या करेंगे, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर से ही कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्टर जो होंगे क्या करेंगे कि फिर अध्यक्षता करेंगे। पहला बात समझ लीजिए कि पीएम ही जो है सो इंटर स्टेट काउंसिल की जो है सो चेयरमैनशिप करेंगे, उनके चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, और उनके एब्सेंट में क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर क्या करेगा, उनका ये करेगा, क्या नाम है कि अध्यक्षता करेंगे। एक और प्रश्न यहाँ से निकलता है कि अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट्स में लगा हुआ है ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, आर्टिकल 356 जो है सो इम्प्लीमेंटेड है किसी स्टेट में, तो वैसे संदर्भ में ना तो वहाँ पर क्या कोई प्रशासक तो है नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के जैसा। दूसरा वहाँ पर क्या होगा, कोई सीएम में नहीं होगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वहाँ का राज्यपाल, है ना, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अभी जो है क्या नाम है, राज्यपाल, मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी स्टेट में, अगर झारखंड में अगर बिहार में आपका अगर राज्यपाल ये राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता, आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया जाता, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ के राज्यपाल जो होंगे ही विल बी द मेंबर ऑफ दैट इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो इतने सारी बातें पता चल रही हैं आपको। एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा सदस्य वगैरह को लेकर के। दूसरा ये आपको समझना होगा कि एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि इसका जो मीटिंग होगा, है ना, जो इसका मीटिंग होगा, तो इस मीटिंग में कितने लोग, है ना, मतलब कितने लोग का मतलब है कि कोरम हम समझते हैं ना, कोरम, इसका कोरम क्या होगा, कोरम मतलब कम से कम कितने लोग होंगे, कितने सदस्य होंगे कि जो है सो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है क्या चलेगा कि मतलब कि उसकी मीटिंग हो पाएगी, है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ द
मेंबर्स शुड हैव देयर, तो जिसको हम लोग कोरम बोलते हैं। जैसे संसद का हम लोग बोलते हैं लोकसभा का जो चलेगा सत्र है वो कम से कम कितने सदस्य वहाँ होने चाहिए, तो हम बोलते हैं 10%, है ना। 545 का 10% जब तक नहीं होगा तब तक सदन चलेगा नहीं, लोकसभा नहीं चलेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर बात करें कि इसकी मीटिंग होने के लिए, इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होने के लिए कम से कम कितने सदस्य होंगे, तो एक हमको इसका उत्तर देना है। तो सदस्य वाला तो बात आपका क्लियर हो गया। अगर सदस्य से क्वेश्चन करेगा तो अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीएम इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। सदस्यों के बारे में बता दिया, तो याद रखिएगा 1990 में जो है सो इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, है ना। जबकि इसका जिक्र जो है आर्टिकल 263 में होने के बावजूद भी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में, याद रखिएगा अक्टूबर 1990 में, है ना। और अब जब अगर यहाँ पे ऐसे भी और एक क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि पहली बार किस प्रधानमंत्री ने, चूंकि हम आपको बोल रहे हैं कि पीएम इसका अध्यक्ष होता है, तो हो सकता है पूछ दे कि अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार किस प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह थे, है ना। 1990 में कौन थे प्रधानमंत्री? तो वीपी सिंह थे। तो वीपी सिंह की अध्यक्षता में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखेंगे कोरम की अगर बात करें तो कोरम होने के कम से कम 10 सदस्य होना आवश्यक है। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य। नॉट परसेंटेज की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा, हम 10 सदस्य की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द परसेंटेज। जबकि लोकसभा में क्या है? 10% है, यहाँ पर क्या है? 10 सदस्य हैं, है ना। तो 10 सदस्य होंगे तो क्या होगा? अंतर्राज्यीय परिषद का मीटिंग कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो और इसके बाद में इसमें एक और हम देखेंगे कि कुछ समिति जो थे वो इनके क्या हुआ था कि रिकमेंडेशन किया गया था कुछ समितियों के द्वारा। उस समिति का नाम है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, है ना, कि राजमन्नार, अक्सर आप सुनते होंगे राजमन्नार आयोग और सरकारिया आयोग। तो ये जो दो आयोग हैं ये यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशन के ऊपर इनका इन आयोगों का गठन किया गया था, मतलब कि यूनियन और स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो इन लोगों ने भी क्या किया था, जबकि इनकी स्थापना 1990 के पहले भी थी, तो इनके रिकमेंडेशन के बावजूद भी जो है इसकी स्थापना जो है क्या नाम है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी थी, और अंततः जो है 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका सवाल यह होगा कि बताइए कि इसका काम क्या होगा, ठीक है। इसका काम जो होगा, वर्ग जो होता है, काम, है ना, वर्ग, इसका काम ये होता है, जैसे कि नाम से आप जानिए कि ये समन्वय स्थापित करने का काम करता है केंद्र और राज्य के बीच में। यानी कि जब अगर किसी मैटर को लेकर अगर कोई विवाद होता है, किसी सवाल, किसी प्रश्न को लेकर, किसी विषय को लेकर के, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम अंतर्राज्यीय परिषद का, है ना, कि बैठक का क्या करते हैं कि हम लोग इसका हेल्प लेते हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि कोई विवाद होता है तो उसका ये जांच करेगा, जांच करने के बाद अपने क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से निकला कि रिपोर्ट किसको देगा? सवाल क्या है कि ये रिपोर्ट किसको देगा, है ना। क्या हर विधानसभा को देगा, है ना, हर सीएम को देगा, हर प्रशासक को देगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार को देगा, है ना। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। और इसकी बातों को मानने के लिए केंद्र सरकार ये आपका केंद्र सरकार क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। दूसरी बात कि इसकी जो बैठक होगी साल में 3 बार होगी, वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होगी, याद रहेगा। याद रखिए इसकी बैठक जो है कब होगी? प्रतिवर्ष आयोजित होगी, है ना। क्या बोला गया? परिषद की 3 बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होनी चाहिए। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, है ना। और इसकी जो मैंने आपको टाइम बता ही दिया आपको कि कब हुआ था, तो अक्टूबर 1990 में, याद रखिएगा 10 अक्टूबर 1990, डेट के साथ में बता दे रहा हूँ 10 अक्टूबर। चूंकि बीपीएससी का एक आदत बहुत खराब है कि वो डेट वगैरह भी पूछ देता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया पहला प्रश्न का मैक्सिमम आंसर हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा था वो था प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको मालूम होना चाहिए कि केवल, देखिए याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो होते हैं, पहला जो होता है वो होते हैं जो, अगर आपसे इलेक्टोरल बॉडी के बारे में बात कीजिए तो इलेक्टोरल बॉडी का मतलब के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सेदार होंगे। तो एक तो आप याद रखिएगा कि जो विधानसभा होते हैं, तो विधानसभा में विधानसभा के चुने हुए सदस्य, है ना, चुने हुए सदस्य यानी कि इलेक्टेड,
देखिए विधानसभा में हो सकता है कि नॉमिनेटेड भी हो, है ना, नॉमिनेटेड हो सकते हैं, तो नॉमिनेटेड आर नॉट अलाउड, है ना, नॉमिनेटेड जो होंगे चाहे वो संसद में हो चाहे विधानसभा में, नॉमिनेटेड पीपल आर नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक तो ये हो गया जवाब। दूसरा, राज्यपाल जो है वो इसके नहीं होते हैं, है ना, इलेक्टोरल बॉडी में नहीं होते हैं। तीसरा जो है विधान परिषद जो होता है वो विधान परिषद भी जो है इसमें वोट कास्ट नहीं करते हैं। जैसे अक्सर सवाल मैंने किया था आपसे कि बताइए कि क्या सीएम नीतीश कुमार प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कास्ट किए होंगे, उन्होंने क्या वोट दिया होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। सीएम नीतीश कुमार आर नॉट क्वालिफाइड टू कास्ट द वोट फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। द रीजन बिकॉज ही इज नॉट एमएलए बट एमएलसी, वो एमएलसी है तो एमएलसी को राइट नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव देने का, है ना, तो ये वो भी नहीं होगा। तो चौथा इसमें ये समझेंगे हम कि संसद जो है, तो संसद में जो एमपी हैं वो दे आर एलिजिबल टू कास्ट द वोट, बट यहाँ पर वही ध्यान रखेंगे कि नॉट नॉमिनेटेड, है ना, नॉट नॉमिनेटेड एमपीज आर अलाउड, है ना, नॉट नॉमिनेटेड एमपी आर क्वालिफाइड टू कास्ट द वोट फॉर द प्रेसिडेंट। तो पता क्या चला कि संसद में जो 790 हैं तो 790 में से 12 आपके जो राज्यसभा के और 2 आपके जो लोकसभा के, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के जो ये हैं 14 जो लोग हैं टोटल, उन 14 को हटा दीजिए। 790 में क्या करना है, 14 लोग को हटा देंगे तो 700 आपके 76 लोग, कितने 776 एमपीज आर अलाउड टू कास्ट द वोट टू द प्रेसिडेंट, है ना, ये आपका इसका उत्तर है। सीधा से याद रखेगा, ओनली डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल आर एलिजिबल टू कास्ट द वोट फॉर द प्रेसिडेंट, अदर देन नोबडी, नो एनी मेंबर आर अलाउड टू कास्ट द वोट फॉर द प्रेसिडेंट। सिंपल, है ना, चाहे आप लोग कुछ भी पूछ दे आपसे, है ना, उसको कंसेप्ट क्लियर रखिए। और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो कौन से अनुच्छेद से होता है, इसका उत्तर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे दें, है ना। तो पीछे भी कुछ प्रश्न मैंने किए थे, मेरे वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करेंगे तो उधर से एक प्रश्न था, और एक और प्रश्न ये है कि जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो कौन से अनुच्छेद से होता है, ये 2 उत्तर आप हमें दे दें, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी के साथ आपका हमारा आज का सभा समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना उत्तर भी मुझे दें और बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये क्लासेस कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अदर देन डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में डिसलाइक करने का आप रीज़न भी ज़रूर बता दें। तो तब तक के लिए सभा समाप्त किया जाता है, कल फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। धन्यवाद।